नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 26 मार्च शुक्रवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। उज्जैन के नीलगंगा थाना अंतर्गत सिंधी कॉलोनी स्थित झूलेलाल बेकरी में काम करने वाले मजदूर की 3.5 साल की मासूम बालिका की दर्दनाक मौत हो गई है। शुक्रवार दोपहर बालिका अपने घर में खेलते खेलते खिड़की से झांक रही थी। तभी वो जिस बाल्टी पर खड़ी थी वो फिसल गई, जिसके कारण बालिका की गर्दन खिड़की में फंस गई। कमरे में मासूम बालिका और उसका 1.5 साल का भाई अकेले थे। मासूम का पिता काम पर था और माँ सब्जी खरीदने नीचे गई हुई थी। दरअसल सिंधी कॉलोनी स्थित झूलेलाल बेकरी में काम करने वाले बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी अजय रॉय की 3.5 साल की बेटी दिव्यांशी अपने 1.5 साल के भाई देव के साथ कमरे में खेल रही थी, जबकि उसकी मां रानी देवी बाहर सब्जी खरीदने के लिए गई थी। खेलते समय दिव्यांशी ने खिड़की में झांकने का प्रयास किया। खिड़की में झांकने के दौरान पैरों के नीचे की बाल्टी अचानक फिसल गई, जिसके कारण बालिका की गर्दन खिड़की में फंस गई। घटना की जानकारी लगते ही नीलगंगा थाना प्रभारी रविंद्र यादव और FSL अधिकारी डॉक्टर प्रीति गायकवाड़ जांच के लिए मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में FSL अधिकारी गायकवाड़ ने बताया कि खिड़की की ऊंचाई बालिका की ऊंचाई से अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बाल्टी के सहारे बालिका जब खिड़की पर चढ़ी तो बाल्टी फिसल गई। संभवतः इसके चलते बालिका की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ एक बार फिर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज विवादों में घिर गया है। ताजा मामला प्रबंधन की लापरवाही की वजह से कॉलेज में संक्रमण फैलने का है, जिसके चलते कॉलेज के 6 छात्र छात्राएं संक्रमित हो गए हैं। इसके साथ ही दर्जन भर से अधिक विद्यार्थी आशंका के घेरे में हैं। गुरुवार शाम को आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के 6 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी छात्र छात्राएं मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल और शिवांश एलोन्स में रहते हैं। इसके 2 दिन पहले भी कॉलेज की 2 छात्राएं संक्रमित पाई गई थी, जो कि गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज छात्र छात्राओं के साथ संक्रमित होने के पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है, जिसमें आरडी गार्डी प्रबंधन की पूरी लापरवाही उजागर हो गई है। दरअसल संक्रमित हुए सभी छात्र छात्राएं MBBS के 6ठे सेमेस्टर में हैं। हाल ही में आरडी गार्डी मेडिकल प्रबंधन द्वारा इनके प्रैक्टिकल टेस्ट आयोजित किए गए थे, लेकिन इसी क्लास में पढ़ने वाली 2 छात्राओं में कोरोना लक्षण दिखाई देने पर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इसी के चलते ENT और ऑप्थेल्मा डिपार्टमेंट ने प्रैक्टिकल परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन PSM डिपार्टमेंट ने छात्राओं सहित अन्य की प्रैक्टिकल परीक्षा ले ली। परीक्षा के बाद आई रिपोर्ट में दोनों छात्राएं कोरोना पॉजिटिव निकली। इसके बाद सख्ते में आए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने अन्य संभावित छात्र छात्राओं के सैंपल लिए, जिनमें से 6 विद्यार्थी गुरुवार को संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के चलते निर्देश जारी किए गए हैं कि मेडिकल कॉलेजों में संक्रमण के चलते अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन आरडी गार्डी प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया। यदि परीक्षाएं घोषित कर छात्र छात्राओं को पहले ही अपने घर भेज दिया जाता तो ये सभी संक्रमण मुक्त रहते। बताया जा रहा है कि पूरे मामले को कॉलेज प्रबंधन दबाने का प्रयास कर रहा है। मामले में कॉलेज प्रबंधन को कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में सैनिटाइजेशन किया गया। इसके अलावा करीब 2 दर्जन छात्र छात्राओं के सैंपल जांच के लिए लिए गए। बता दें कि कोरोना काल में आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा विवादों में रहा है। इस पर उपचार में कोताही की वजह से मरीजों की मौत के आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल कोरोना के शुरुआती दौर में कॉलेज के डॉक्टर दंपत्ति की लापरवाही से कॉलेज में कोरोना फैलते फैलते बचा था। घूमने गए नव दंपत्ति संक्रमित होकर आए थे, जिन्होंने आने के बाद बकायदा पार्टी आयोजित की थी, जिसमें सभी डॉक्टर साथियों को बुलाया था, जिसमें शामिल होने वाले अन्य सभी भी संक्रमित हो गए थे। नागदा में संचालित 2 बायोडीजल पंप की जांच कार्रवाई की गई। जांच में बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल बेचा जाना पाया गया है। दोनों पंप मालिक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच में टीम ने पाया कि यूनाइटेड इंजीनियरिंग बायोफ्यूल नागदा के संचालक अब्बास अली पिता कासिम अली और JK बायो पंप के संचालक जावेद खान ने बायोडीजल पंप संचालित करने के लिए किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ही नहीं ली, जबकि पंप के भूमिगत टैंक से बायोडीजल निकालकर डेंसिटी ज्ञात करने पर बायोडीजल की डेंसिटी का पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होना पाया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ को कपड़े में भिगोकर जलाने पर भभक कर जलने लगा। पंप संचालक द्वारा माह मार्च 21 में लगभग 1,79,000 लीटर बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पदार्थ उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर विक्रय किया जा रहा था।
इसी प्रकार मेसर जेके बायोडीजल पंप के संचालक जावेद पिता जाहिद खान निवासी नागदा के पास में बायोडीजल पंप संचालित करने के लिए किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं होना पाई गई है। पंप के भूमिगत टैंक से बायोडीजल निकालकर डेंसिटी ज्ञात करने पर बायोडीजल की डेंसिटी का पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होना पाया गया है। इसके भी पेट्रोलियम पदार्थ को कपड़े में भिगोकर जलाने पर भभक कर जलने लगा। पंप संचालक द्वारा माह मार्च 21 में लगभग 40,000 लीटर बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पदार्थ उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर विक्रय किया जा रहा था, जो उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी एवं ठगी की गई है, जिसके चलते दोनों ठगोरों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। उज्जैन महाकाल मंदिर विस्तारीकरण में 500 करोड़ रुपए से अधिक के चल रहे कार्य और उज्जैन स्मार्ट सिटी के विभिन्न कार्यों की समीक्षा और कार्यों को देखने के लिए आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र उज्जैन पहुंचे। उन्होंने महाकाल मंदिर परिसर और बाहर की ओर चल रहे कार्यों को देखा, जिसके बाद स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया, जिसमें रामघाट, महाकाल कॉरिडोर, विस्तारीकरण आदि कार्यों को देख मिश्र ने कहा कि जल्द ही उज्जैन न सिर्फ देश के बल्कि विश्व के मानचित्र पर बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर सामने आएगा। दोनों अधिकारियों ने महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण से जुड़े कार्यों को देखने के लिए त्रिवेणी संग्रहालय से लेकर महाकाल मंदिर के प्रवेश द्वार तक के सभी कार्यों को बारीकी से देखा। इसके बाद उन्होंने कॉरिडोर और महाकाल विस्तारीकरण की फिल्म भी देखी। इस मौके पर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, कमिश्नर संदीप यादव सहित स्मार्ट सिटी और उज्जैन विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पहले चरण का कार्य अधिकारियों ने देखा है। उन्होंने कहा है कि अमूल्य धरोहर न सिर्फ देश के लिए बल्कि विश्व के लिए बन रही है। काम पूरा होने के बाद इस कार्य से उज्जैन पर्यटन की दृष्टि से न सिर्फ देश में बल्कि विश्व के मानचित्र पर दिखाई देगा। दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालय से आए दोनों अधिकारी खास तौर पर फ्रांस सरकार द्वारा महाकाल मंदिर समिति को दिए गए उन 90 करोड़ से चल रहे कार्यों को देखने आए थे। आपको याद होगा कि फ्रांस के भारत में राजदूत इमैनुएल लेनिन ने महाकाल मंदिर में दर्शन किए थे। इस दौरान वे अपनी पत्नी के साथ उज्जैन पहुंचे थे और दर्शन के बाद उन्होंने महाकाल मंदिर में दान करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद मंदिर समिति को फ्रांस सरकार से उन 90 करोड़ रुपए दान में दिए गए थे। मैं 2 दिन के लिए अभी उज्जैन और इंदौर के दौरे पे आया हूँ। आज अभी सुबह से मैंने उज्जैन में जो काम किया गया स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उसको देखा है। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे साथ जाकर के उसको आपने फोटोग्राफ भी किया होगा, देखा होगा कि जो महाकाल मंदिर है, मंदिर के पीछे इतने लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं उनको एक ऐसा अनुभव हो कि महाकाल के बारे में या यहाँ की जो स्टोरीज़ है, यहाँ की जो विरासत है, उस विरासत के बारे में उनको एक ऐसा अनुभव हो, उसके लिए एक काफ़ी बड़ा स्तर पे काम स्मार्ट सिटी मिशन ने लिया है। साथ ही साथ वहाँ पे जो 2 कुंड हैं, एक रुद्र कुंड है, रुद्र सागर है, और दूसरा एक छोटा रुद्र सागर है। ये दोनों कुंड को भी पूरा रीडेवलपमेंट करने का, वहाँ पे जो एक हेरिटेज की काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है मंदिर के परिसर में ही, जहाँ पे महाराज बाड़ा को वहाँ पे उसको एक हेरिटेज बिल्डिंग बनी। उस हेरिटेज बिल्डिंग को कैसे यूज़ करेंगे इस कम्प्लेक्स के साथ, उसके आसपास के एरिया को करके पूरे परिसर को कितना बड़ा बना देंगे, क्योंकि यहाँ जो लाखों संख्या में श्रद्धालु देश से विदेश से पूरे दुनिया भर से जो लोग आते हैं, उनका एक आसानी से यहाँ पे पूरा सुगमता के साथ ये हो सके, इसके बारे में बहुत बड़ा काम स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो सीवर का काम है, वाटर का काम है, आपकी जानकारी में होगा, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है हमारे जो मंत्रालय के माध्यम से जो तमाम सारे जो मिशंस हैं, उस मिशन के द्वारा और राज्य सरकार की मदद से, लोकल बॉडी जो स्थानीय बॉडी है उसकी मदद से बहुत सारा काम हो रहा है। आप पूरे उज्जैन शहर को देखिए कि जिस प्रकार की स्वच्छता मैंने देखा, जहाँ भी जिस किसी सड़क पे गया, एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की जो स्वच्छता हमको देखने को मिली। आज रामघाट पे भी जाने का मुझे मौका मिला। रामघाट के ऊपर भी उसको जो है न केवल उसका वापस जो हेरिटेज के जो कैरेक्टर है उसको वापस लाने के लिए, बल्कि उसमें फसाड लाइट के अगले 6-8 महीने के भीतर आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा व्यू। यहाँ के जो तीर्थालु होंगे या यहाँ के जो पर्यटक होंगे, यहाँ पे पर्यटक भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, उन पर्यटकों के लिए ये सारी सुविधा मिलेगी।
शुक्रवार को शहर के व्यस्ततम टावर चौक पर वेब सीरीज माझी की शूटिंग की गई। इस दौरान चौराहे पर शूटिंग मेंबर्स सहित देखने वालों की जमकर भीड़ रही। खास बात तो ये है कि दिन भर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों को मनवाने वाली पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन पुलिस कर्मियों ने फिल्म की शूटिंग के दौरान लगने वाली भीड़ पर आपत्ति नहीं ली। जबकि कलेक्टर आशीष सिंह ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिले में धारा 144 लगा रखी है, जिसके तहत एक जगह 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते। इधर शहर वासियों के जहन में भी बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि मंदिरों में तो शासन प्रशासन और पुलिस विभाग आने वाले श्रद्धालुओं से सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क के नियम कायदे मनवा रहे हैं, लेकिन शूटिंग के दौरान जमा होने वाली भीड़ के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर भूत बावन बाबा महाकाल और माता पार्वती के विवाह के बाद शुक्रवार को रिसेप्शन का आयोजन किया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर बाबा महाकाल और माता पार्वती के इस रिसेप्शन पर दिखाई दिया, जब सीमित भक्तों की उपस्थिति में चारधाम मंदिर पर रिसेप्शन का आयोजन किया गया। आयोजन में उत्तर प्रदेश के कानपुर से विधायक दिलीप सिंह यादव भी शामिल हुए और भगवान महाकाल और माता पार्वती का पूजन कर प्रसादी ग्रहण की। बता दें कि महाशिवरात्रि के बाद आने वाले पहले प्रदोष पर रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है। हर साल होने वाले रिसेप्शन में शहर भर की जनता आमंत्रित रहती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते रिसेप्शन का स्वरूप बेहद छोटा रखा गया। भगवान से प्रार्थना कीजिए, हम धन्य हुए करते हुए आपने अपने विवाह में हमें बुलाया और हमारे द्वारा दिए गए नैवेद्य को आपने स्वीकार किया। हम कृत करते हुए निश्चय ही हमारे द्वारा की गई आराधना जगत के समस्त जीवों के समस्त रोगों को हरण करने वाली होगी और जगत के समस्त जीव अकाल मृत्यु से रक्षित होंगे, क्योंकि आपने नैवेद्य ग्रहण। शुक्ल पक्षे प्रदोष तिथि के दिन बाबा महाकाल का विवाह संपन्न होने के पश्चात हिमाचल पर पहुँचे थे और जब शिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह होता है और स्वाभाविक था कि विवाह में विघ्न पैदा हुआ था, तो प्रदोष के दिन जो अन्नदान का रस्म हुआ था उसी अन्नदान का रस्म हम आज के दिन नगर भोज के रूप में करते हैं। कोरोना काल होने की वजह से हम बारात का आयोजन नहीं कर पाए, शासन की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, इसलिए उस आयोजन को छोटा कर पाए। हम 10,000 भोजन के पैकेट वितरण कर रहे हैं और जो तमाम श्रद्धालु बाहर से आए हैं उन सबको हम 56 भोग एवं भोजन करा रहे हैं। मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध खाचरोद प्रशासन द्वारा 100 रुपए अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद मास्क न पहनने वालों को रोको टोको अभियान के साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों सहित नगर की जनता यदि 4 पहिया वाहन या मोटरसाइकिल पर बिना मास्क दिखी तो जुर्माना लगा रहा है। 100 रुपए की रसीद काट कर मास्क भी वितरित किया जा रहा है। फिर भी बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों द्वारा मास्क न पहनने की लापरवाही की जा रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, रोक भी रहा है, टोक भी रहा है और चालानी कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन बाजारों में बैठे समझदार शिक्षित लोगों को कोरोना से कोई भय नहीं दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक दुकानदार तो वीडियो में बिना मास्क दिख रहे हैं, जो प्रशासन की कार्रवाई को न तो दिल पर ले रहे हैं न ही दिमाग पर। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तो एक जगह इकट्ठा होकर लोग सामान भी खरीदने में जुटे हुए हैं, जो प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती दे रहे हैं। उस पे जो फाइन किया जा रहा है जी, फाइन वाला। अभी तक कितने जुर्माने किए जा चुके हैं? अभी हो गए करीब 30 हो गए हमारे। सर, यहाँ पे अभी एक चीज़ देखने को मिल रही है, आपके द्वारा जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति भूले भटके अगर बिना मास्क में आ रहा है तो उसको मास्क उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। आने को बोल दिया है, वो लेके आए हैं, अभी लेके आने वाले हैं। हमने बोला है हमको अभी भाई लेके आना मास्क, तो अभी लेके नहीं आए थे। हमने जब भी बोल दिया था कि मास्क भी रखो साथ में, आए तो उसको देते जाएंगे। देवास जिला चिकित्सालय का भगवान ही मालिक है। हमेशा जिला चिकित्सालय मरीजों को इलाज ठीक ढंग से नहीं मिलने सहित स्टाफ नर्सों द्वारा मरीजों के परिजनों से रुपए मांगने को लेकर चर्चाओं में आता रहा है। कई बार कलेक्टर सहित अन्य आला अधिकारी ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है, लेकिन यहाँ के हालात हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ताजा मामला जिला चिकित्सालय में स्थित टीबी वार्ड का है। टीबी यानी क्षय रोग, इसके प्रचार को लेकर जिला प्रशासन ने शहर के नामी होटल में कार्यशाला भी रखी थी।
कार्यशाला का उद्देश्य ये था कि टीबी मुक्त देवास के लिए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को एक जन आंदोलन की तरह चलाया जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य देवास वर्ष 2025 में टीबी मुक्त होगा। वहीं जागरूकता को लेकर प्रशासन ने विश्व क्षय दिवस पर बाइक रैली भी निकाली थी। रैली को सीएमएचओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया था। इसके विपरीत जिला चिकित्सालय में टीबी वार्ड नजारा देखे तो टीबी वार्ड खुद बीमार नजर आएगा। यहाँ भर्ती मरीजों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ शौचालयों की साफ सफाई दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। सफाई कर्मचारी कई दिनों से टीबी वार्ड में शौचालयों की सफाई करने के लिए नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि जिस सफाई कर्मी की टीबी वार्ड में ड्यूटी है वो बिना अनुमति के ही अवकाश पर चला गया है। वहीं डॉक्टर और नर्स अपने समय अनुसार ड्यूटी पर नहीं आते हैं और अपने समय के अनुसार चले जाते हैं। टीबी वार्ड में भर्ती मरीजों ने बताया कि रात में तो डॉक्टर और नर्स वार्ड में रहते ही नहीं हैं। इधर सीएमएचओ एमपी शर्मा टीबी वार्ड व्यवस्था को लेकर कार्रवाई करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि टीबी वार्ड में भर्ती मरीजों को बेहतर इलाज मिलता है या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आप कब से एडमिट है यहाँ पे? 6 दिन हो गए। यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे? वो सुबह आते हैं, खाली एक बार वो सफाई करने पोछा लगाने वास्ते। ये पंखे वगैरह चलते सही साथ? पंखे भी नहीं चलते। और रात में ड्यूटी पे कौन रहता है? कोई आती है? कोई भी नहीं आता है। आपको इंजेक्शन कितनी बार लगते हैं? एक बार। सिर्फ एक ही बार लगते हैं? इंजेक्शन 2 बार लगना चाहिए आपको। एक बार लगता है इंजेक्शन, ये मैडम लगाती है, दूसरे कोई मैडम आती नहीं। दूसरी कोई मैडम नहीं आती है, सिर्फ एक ही आती है, ये मैडम लगाती है। मैं टीबी वार्ड की जो आपने समस्याओं के बारे में मेरे संज्ञान में लाया है, मैं अभी टीबी ऑफिसर्स को बुलवाता हूँ। डॉक्टर सुनील मिश्रा इसके इंचार्ज हैं और उनसे व्यवस्थाओं के बारे में उनसे जानकारी लेता हूँ। वहाँ पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा सफाई कर्मी लगाए गए हैं, तो ये निश्चित रूप से सफाई तो नियमित रूप से होना चाहिए। सुबह शाम टाइम पर दोनों टाइम पर सफाई होना चाहिए और अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से हम सफाई एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अभी मैं जिला टीबी अधिकारी हैं 6 अधिकारी डॉक्टर मिश्रा जी को मैं बुलवाता हूँ और व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछता हूँ कि किस चीज़ों का आप स्वयं भी राउंड लेंगे और इन व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। महाकाल मंदिर प्रांगण में स्थित प्राचीन वीरभद्र मंदिर और महाकाल व्यायामशाला को तोड़ने का विरोध करते हुए व्यायामशाला के संचालकों ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। शुक्रवार दोपहर पत्रकारों से रूबरू करते हुए संचालकों के प्रशासन से विस्थापन और मंदिर संग्रहण की मांग की। महाकालेश्वर वीरभद्र अखाड़ा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष नलिन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 150 सालों से यहां व्यायामशाला संचालित की जा रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रशासन इसे तोड़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इस प्राचीन स्थल का अस्तित्व खतरे में है। उनके अनुसार 1200 स्क्वायर फीट की व्यायामशाला हीरालाल शर्मा के नाम से रजिस्टर्ड है। पत्रकार वार्ता के माध्यम से व्यायामशाला के संचालकों ने प्रशासन से अपील की है कि व्यायामशाला को विस्थापित कर दिया जाए और मंदिर को रहने दिया जाए। अखाड़े को जबरन बंद कर दिया गया बिना किसी कारण के। क्यों नहीं होना चाहिए इसका कोई कारण नहीं, तब से ताला लगा दिया गया था। हमने जब बातचीत करी, पूजन के लिए उन्होंने ताला खोला, तब से ही व्यायाम वगैरह बंद है मंदिर में। जय श्री महाकाल। अभी मीडिया से हमें ज्ञात हुआ है कि महाकाल मंदिर में स्थित व्यायामशाला को तोड़ा जा रहा है। उसके संबंध में आज मीडिया से चर्चा की गई है। बिना किसी नोटिस के हमारी महाकाल अखाड़े को तोड़ा जा रहा है, जिसमें वीरभद्र जी का मंदिर भी है। व्यायामशाला और वीरभद्र का क्या होगा, मूर्तियों का क्या होगा, किसी प्रकार का कोई ज्ञात अज्ञात कोई सोर्स नहीं बताया जा रहा है। हमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ का सामग्री कहाँ जाएगी, लोग व्यायाम करने जो आते हैं आज तक वो कहाँ जाएंगे, और क्या ये मंदिर की निजी संपत्ति है? नहीं, ये महाकालेश्वर वीरभद्र व्यायामशाला की निजी संपत्ति है। पर ये मांग है कि अगर शासन चाहे तो व्यायामशाला को अन्यत्र स्थानांतरित कर दे और मंदिर जो है उसकी पूजा व्यवस्था बनी रहे, ऐसी कैसे ऐसा तोड़ा ना जाए। आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो क्या करेंगे? सर, हमारे जो बातचीत हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कलेक्टर ऑफिस से घेराव करेंगे, उनसे बात करेंगे। नहीं होता है तो जो भी कोर्ट केस वगैरह चलता है वो करेंगे। तिरुपति एवेन्यू में रहने वाले योगेंद्र जायसवाल पे नकली क्रीम बनाने के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। 2 सप्ताह पहले टीम ने उसके घर छापामार कार्रवाई कर सामग्री जब्त की थी।
श्रमिकों के हित से जुड़े 5 मामलों को जिला प्रशासन ने श्रम न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया है। अब इन मामलों में श्रम न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। संभाग में 27 मार्च शनिवार से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिंहस्थ ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान के साथ मारपीट करने पर न्यायालय ने 3 आरोपियों को 6-6 माह की सजा सुनवाई है। टाटा की लापरवाही की वजह से ऑफिस से घर जा रही महिला रीना राठौर घायल हो गई। बेतरतीब किए पैच वर्क के कारण उसकी स्कूटी स्लिप होकर गिर पड़ी। तो आपने देखा भई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन अच्छा लगता है तो इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।